पहले देखिए, यदि कार्डबोर्ड पे स्लिट हो, ऐसा स्लिट बनाया जाए, ये S1 S2, ये स्लिट है, स्लिट 1 स्लिट 2। तो ऐसे केस में जो स्क्रीन पर हम देखेंगे, ये पीछे मान लीजिए वो लाइट आ रही थी, लाइट रे, तो स्क्रीन पे जो हमारा फ्रिंज बन रहा होगा, अब चूंकि 3 डायमेंशन है, तो यहाँ तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ सामने स्क्रीन, तो मैं स्क्रीन को बगल में ऐसे आपके बना दे रहा हूँ। तो स्क्रीन जो लेंगे आप, उस पे जो फ्रिंज पैटर्न देखेंगे, जो सामने आप कैसे फील करें इसे, थोड़ा और टेढ़ा करके बनाऊं तो शायद सामने फील आ जाए। ये जो ऐसे आपके बन रहे होंगे स्क्रीन, तो स्क्रीन पे ब्लैक डार्क, ये डार्क ब्राइट जो इसमें बनेगा, वो कुछ डार्क ब्राइट ऐसा दिख जाएगा। डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसा कुछ दिख जाएगा, मतलब लीनियर ही बनेगा फ्रिंज। यदि स्लिट लीनियर है तो जो YDSC में स्टैंडर्ड फॉर्म में सामने स्क्रीन पे जाते हैं, तो वहां ये जो बन रहा होगा फ्रिंज लीनियर फ्रिंज। स्लिट जो है वो लीनियर है और फ्रिंज जो बनेगा वो भी लीनियर। NCERT ने डायग्राम दिया हुआ है, उनको आप देख सकते हैं। तो ये तो पहला केस हो गया जब स्लिट होगा। लेकिन यदि स्लिट ऐसे ना देके 2 पॉइंट दे दिए जाए, पिन होल, तब क्या होगा उसकी बात करते हैं। यदि 2 पिन होल दिया जाए तो उसके लिए पहले मुझे ये बताइए, एलिप्स के लिए क्या कंडीशन होता है। एलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसके 2 फोकस जो होते हैं, उस पॉइंट से जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे F1P प्लस F2P वो कांस्टेंट होता है। और हाइपरबोला के लिए क्या होता है कंडीशन, कि वो ऐसे पॉइंट का 2 फोकस से डिस्टेंस जिसका डिफरेंस कांस्टेंट F1P माइनस F2P कांस्टेंट यदि है, तो वो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो अब दूसरा जो केस हम देख रहे हैं कि वो जो स्लिट है वो स्लिट नहीं होकर के पिन होल है। पिन होल, यदि ये पिन होल है, मोनोक्रोमेटिक राइट, और स्क्रीन पे आप देखते हैं, मान लो इस पॉइंट पे ब्राइट बन रहा है, ये P पॉइंट पे ब्राइट बन रहा है। तो P पॉइंट पे ब्राइट बनने का क्या मतलब होगा, ध्यान से सुनिए। S1P S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2 जो भी है, और वो क्या होगा कांस्टेंट। हेंस locus of P like points will be hyperbola। तो shape of fringe will be hyperbola, hyperbolic। अब इसके बेसिक आइडिया क्या आया, पिन होल लेंगे तब तो वो फोकस हो गया, और फोकस हो गया तो फोकस से ऐसे पॉइंट का लोकस जिनका डिफरेंस कांस्टेंट हो, हम उन्हें क्या कह देंगे, उन्हें हम कह देंगे हाइपरबोला। ये बात क्लियर है। तो फ्रिंज पैटर्न ऐसे केस में होगा पिन होल वाले YDSC में, जिनके स्लिट के वो जो कार्डबोर्ड के सामने स्क्रीन, तो उस पे जो बनेगा वो हाइपरबोलिक होंगे वो सारे जो फ्रिंज होंगे। आप यदि बात करते हैं
इनका डायग्राम कैसा दिख रहा होगा? आप यदि बोर्ड के सामने में खड़े होकर देखते तो मान लो ये सेंट्रल ब्राइट हो जाता, फिर ये ब्राइट हाइपरबोलिक इधर भी ऐसे बन रहे होते, इस तरह का वो शेप बनता, हाइपरबोलिक फ्रिंज ऑन स्ट्रीम। वो उसको यदि फ्रिंज को केवल मैं दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा रहा हूं। अब बारी है, यहां तक आप देख लें तो आ गया अपने पास में हमने देखे हाइपरबोलिक और एक हमने देख लिया लीनियर। और यहां देखिए ये है दो स्लिंट, ये एक कंसेप्ट और एग्जाम्पल दोनों ही है। यहाँ आपसे कहा गया कि ये है S1 S2, दो सोर्स कोहेरेंट सेम फेज वाले, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है 5 λ/2। तो जो यहाँ O पॉइंट पे डिस्टेंस होगा, रेज आ रही होंगी, एक ये पाथ लेंथ और एक ये पाथ लेंथ, इनके बीच का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स मैक्सिमम, जो कि डी के बराबर है 5 λ/2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डार्क। और आगे कहीं बढ़ेंगे तो इस पे पाथ डिफरेंस अब आ जाएगा 5 λ/2। कितना था? तो ये था 2.5 λ। आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स आएगा 2 λ, फिर आएगा डेल्टा एक्स 1.5 λ, फिर आएगा डेल्टा एक्स λ, फिर आएगा डेल्टा एक्स 0.5 λ, और फिर आएगा इनफाइनाइट पे जब जाएंगे, एट इनफाइनाइट डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो आपसे कोई ये कहता है कि टोटल कितने ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे ओ के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे, यदि इसे एक्स एक्सिस कह देता हूं तो आप कहोगे कि जहां जहां है 2 λ 1 λ वहां ब्राइट, तो 2 ब्राइट मिलेंगे राइट साइड में। अब मुझे ये बताइए, यदि एक्स वाई प्लेन की बात की जाए, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई प्लेन, और ये जो सोर्स है ये जेड एक्सिस पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे ये 3 डायमेंशन में आप घूमो, ये हर एक जगह एक जैसा नहीं सीन बनेगा। यदि यहाँ ब्राइट है तो यहाँ ये फ्रिंज क्या बनेगा? ब्राइट सर्किल, क्योंकि इतनी डिस्टेंस होंगे सिमेट्रिकल। एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस के दो से जो सोर्स से डिफरेंस आ रहा है, यदि वो किसी एक पॉइंट पे एक्स वाई प्लेन में 2 λ है, तो ऐसे तो बहुत से पॉइंट होंगे, सर्कुलर सारे पॉइंट। तो क्या बनने वाला है यहाँ? तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनने वाला है वो कैसा फ्रिंज बनेगा? सर्कुलर। यहाँ पर कैसा फ्रिंज बनेगा? जब सोर्स के मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर स्क्रीन लिया जाए, पिन होल सोर्स के मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर स्क्रीन लिया जाए, तब जो बन रहा होगा स्क्रीन पे ये सर्कुलर फ्रिंज। तीसरा ये मिल गया आपको सर्कुलर फ्रिंज। ये कब मिल रहा है? ये YDSC के सेटअप से अलग सेटअप हो गया। यहाँ जो S1 S2 सोर्स है वो एक जेड एक्सिस पे है और स्क्रीन ले लिया है हमने XY प्लेन, जेड एक्सिस वाला लाइन उसके परपेंडिकुलर, और तब जो हमें बनता दिख रहा है वो ड्यू टू सिमेट्री सर्कुलर फ्रिंज बनते दिख रहे हैं। इन तीनों के साथ काम हो गया, आई थिंक ये मान के मैं चलूं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ एक सोर्स है S, सामने एक मिरर है
और यहाँ एक स्क्रीन है। लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स। अब मुझे ये बताइए, ये जो स्क्रीन है क्या इस पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा? सोर्स तो एक ही है, क्या इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है हमें या नहीं, ये बताना है आप। तो सोर्स एक ही है, लेकिन आपको पता है ना कि यदि ये मिरर है तो जितना ऊपर ये है ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स, उतना ही नीचे एक एस डैश बन जाएगा इमेज। अब पी पॉइंट पे रेज आते आप देखोगे तो कहां कहां से रेज आते देखोगे? एक एस से और एक एस डैश से। सर ये क्या बात हुई, आपने एस और एस डैश कह दिया? अरे भाई, एक्चुअली वो वहां से नहीं आ रहा, एक्चुअल में तो वो ऐसे आ रहा है, यहाँ आता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। एक्चुअल में ऐसे आ रहा है, लेकिन ये दोनों साइड तो एक जैसे है ना। ये दोनों साइड तो एक जैसे हैं या नहीं? तो आप उस लेंथ को यूज करो चाहे इस लेंथ को यूज करो, पाथ डिफरेंस देखने में बात तो एक ही। आप एस डैश से आते मान लो। अब दोनों में यदि मुझे पाथ डिफरेंस देखना है तो पाथ डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते थे? अरे कुछ नहीं करते थे, सीधे लिख देते थे यहाँ पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। कौन सा थीटा सर आपने सोच लिया? ये सेंटर से जो एंगल पोजीशन बताने के लिए यूज करते। यदि यहां से यहाँ का डिस्टेंस स्क्रीन से लाइट सोर्स का डिस्टेंस डी है, कैपिटल डी भी दिखने लगा, ये dy2 ऊपर और ये dy2 नीचे भी दिखने लगा। ऑब्जेक्ट का पॉइंट सोर्स का हाइट यदि dy2 तो नीचे इमेज बनेगा dy2, तो डी डिस्टेंस वो जो अपना y का था वो भी आ गया। और डेल्टा एक्स केवल डी साइन थीटा नहीं, साथ में λ/2 ड्यू टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा पाथ लेंथ उसे मिला, रिफ्लेक्शन से भी। एक तो ज्योमेट्री का भी वो बड़ा है, दूसरा जो नीचे से आया ऊपर, ठीक ना। और उसको एक एक्स्ट्रा मिला रिफ्लेक्शन के कारण, तो दोनों चूंकि एक ही को मिला तो इसलिए उसको हमने सम करके दे दिया। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है थोड़ा बताना? कि डेंसर मीडियम से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो π/2 और सॉरी पाई फेज में आगे हो जाएगा। तो या λ/2 का पाथ का एडवांटेज उसे मिलेगा, क्योंकि λ/2 और पाई इक्विवेलेंट। तो डी साइन थीटा का एडवांटेज ज्योमेट्री का मिला और λ/2 का एडवांटेज स्टोक्स लॉ से मिला। तो अब मुझे बताइए एट पी आपको फॉर ब्राइट क्या करना था? एट पी डेल्टा एक्स जो दिख रहा है वो जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, डी साइन थीटा प्लस λ/2। और आप ब्राइट और डार्क के लिए क्या करते थे? 2n λ/2 फॉर ब्राइट और 2n + 1 ऑड हो गया ना, λ/2 और डार्क। तो आप फॉर्मेट फिर वही करिए, केवल ध्यान रखिए एक एक्स्ट्रा λ/2 यहाँ आया है, तो कहाँ ब्राइट बनेगा कहाँ डार्क बनेगा इस नियम से आपको पता चल जाए। और इस पे जो आप देख रहे होंगे
फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बीटा, उसके लिए अकल ज्यादा नहीं लगाना है, YDSC वाला उठा के ले आओ, d लैम्डा बाई d। कहानी क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। अब लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट कहें या YDSC क्या क्या सोचे, कोई खास अंतर नहीं है, तो नाम ऐसे बदलते जाएंगे एक्सपेरिमेंट के। बेस है YDSC, हमें उससे नहीं हटना, रेज लेने हैं, रास्ते देखने हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस लेना है, और पाथ डिफरेंस के बाद फिर आगे क्या करना है, यदि स्टॉक्स का कोई आया वो, और S1 S2 ये S जो है वो खुद का ही इमेज है ना, तो इनिशियल तो सेम फेज कहलाएगा, या एक ही सोर्स से आया, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ में अंतर है, और एक स्टॉक्स लॉ के कारण एडवांटेज मिला है नीचे वाले जो रेज आ रही है उनमें। तो d sin थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे इसको कन्वर्ट करके याद कर जाते हैं इस फॉर्मेट में, d sin थीटा इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और ये 2n लैम्डा बाई 2। तो याद करने में बुराई नहीं है, लेकिन कहीं फंस भी सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए आ गया? फॉर ब्राइट। अरे सर ये तो उल्टा हो गया कंडीशन। अरे तो ठीक है ना, दुखी क्यों होते हो? फॉर डार्क, डार्क के लिए हो गया वो जो d sin थीटा है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, और मल्टीपल ऑफ लैम्डा, डार्क के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई, और ब्राइट के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई। लेकिन d sin थीटा को आप टोटल पाथ डिफरेंस थोड़े ना कहेंगे, ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, टोटल पाथ डिफरेंस का तो वही रिजल्ट रहेगा। टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल ब्राइट, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल डार्क, वो नहीं बदलेगा कभी। और टोटल पाथ डिफरेंस के एक स्टेप आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि केवल ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस देखें d sin थीटा, उसका वैल्यू लैम्डा बाई 2 का यदि इवन मल्टीपल है तो डार्क, और ऑड मल्टीपल है तो ब्राइट। और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। और एक्सपेरिमेंट का यदि नामकरण करना चाहे तो स्पेलिंग बड़ा अजीब सा है, कहते हैं लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। नाम लिखने की कोशिश करता हूं, लेलॉइड्स मिरर, देख लेना एक बार किताबों में। हाँ, डबल L केवल OYD, लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। साल में एक बार मैं इसका नाम लेता हूं, और बाकी तो कभी मौका मिलता नहीं है। एक्सपेरिमेंट। अब मुझे ये बताइए अलग से इसमें क्या याद रखना है? तो अलग तो यहाँ मुझे पर्सनली नहीं कुछ दिख रहा है। ज्योमेट्री का पाथ डिफरेंस, एक स्टोक्स लॉ लैम्डा बाई 2 आया क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन है, तो टोटल पाथ डिफरेंस हो गया d sin थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। और यदि वो टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो ब्राइट, ऑड मल्टीपल है तो डार्क। और केवल d sin थीटा की बात करें तो लैम्डा बाई 2 के लेफ्ट से राइट जाने के कारण वो बदल गया। ऑड मल्टीपल है तो ब्राइट, इवन मल्टीपल है d sin थीटा का वैल्यू लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल के बराबर है तो डार्क। और आप फिर वही काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी। कहां से? वो tan थीटा सोच के, तो यदि y कर देंगे यहाँ तो tan थीटा क्या लिख लेंगे आप? साइन थीटा को थीटा कर दिया, फिर उसे tan थीटा कर दिया, अप्रोक्सीमेशन पे y बाई डी लिख दिया, तो y पोजीशन मिल जा सकता है। कहाँ कहाँ ब्राइट बनेंगे, कहाँ कहाँ डार्क बनेंगे। और जो एकदम यदि मिरर स्क्रीन को टच करके पहुंचा हुआ है तो उस पॉइंट पे जो YDSC का सेंटर होता था, S1 S और S' के बीच वाला पॉइंट, जो स्क्रीन जहां मिरर पहुंचा ही है, टच कर रहा है स्क्रीन को, उस पॉइंट पे ब्राइट बनेगा या डार्क। बड़ा इंटरेस्टिंग एक आइडिया आता है। आपने मिरर ऐसा लिया जो पहुंचा दिया स्क्रीन तक,
और यहाँ d/2 डिस्टेंस पे तो देखा आपने सोर्स, और उसके d/2 डिस्टेंस नीचे उसका आ गया इमेज। आप जब इस पॉइंट की बात करते हैं जहां ये टच कर रहा है मिरर, तो एक रेज तो सीधे चली गई, और दूसरी रेज यहां से गई। क्या ज्योमेट्री में कोई अंतर है? दोनों सिम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ज्योमेट्री में तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन दूसरी रेज में कौन सा एडवांटेज मिला होगा? तो 0 + λ/2 रिफ्लेक्शन होके ही ना दूसरी रेज आया होगा, भले ही लेंथ करीब करीब बराबर हो गया, लेकिन λ/2 का एडवांटेज तो आ ही गया। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? डार्क। तो ये कंडीशन है एकदम, यदि मिरर को टच कर रहा होगा वो स्क्रीन को, तो एकदम जहां वो जो पॉइंट होगा। सर ये रेज आपने देखा कैसे नीचे से आते, वहां तो आएगी नहीं आएगी। तो यार सही कहते हो, एक काम करो ना, इस रेज के साथ साथ ले चलो दूसरा रेज, एकदम अगल बगल, हल्का सा रिफ्लेक्ट होके वो पहुंच गया वहां। तो ज्योमेट्री के हिसाब से तो दोनों की लंबाई एक जैसी है, जस्ट रिफ्लेक्शन होने से λ/2 का एडवांटेज आ गया। अब टोटल पाथ डिफरेंस में λ2 दिख रहा है 1 λ/2, तो डार्क बनेगा उस पॉइंट। अब डार्क बना तो उसके बाद क्या होगा? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क स्क्रीन पे दिखने लगेंगे, और डिस्टेंस वही रहेगा जो आप सोचा करते थे, बीटा, दूसरे ये 2 बीटा, और इधर हो जाता 1.5 बीटा, 2.5 बीटा, और बीटा तो आप जानते ही हैं dλ/d। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है या समझ में आ गया? और ध्यान दीजिए कि 2 रेज चाहिए आपको, एक मिरर से रिफ्लेक्ट होके और एक डायरेक्ट वाला, दोनों जहां जिस रीजन में दोनों पहुंचेंगे ना, इंटरफेरेंस वही होगा, फ्रिंज पैटर्न वही मिलेगा। तो उस कॉमन सेंस का कहाँ यूज करते हैं? देखिए कि आपने ये मिरर केवल इतना ही बड़ा लिया और स्क्रीन यहां ले लिया है थोड़ा हट के। अब स्क्रीन में कहां से कहां तक आप रिफ्लेक्शन, मतलब कहां से कहां तक फ्रिंज पैटर्न देखेंगे? ये S है, d/2 डिस्टेंस ऊपर, तो d/2 डिस्टेंस नीचे और कौन मिल गया? S'। अब गौर करिए, आप जो एक्सट्रीम चुनेंगे, तो यहां से रेज तो कहीं भी जा सकता है, यहां से रेज इधर भी जा सकता है, और यहां से रेज इधर तो कहीं तक जा सकता है, सारे जगहों पे आया। लेकिन जब बात करेंगे इस वाले से, तो इस वाले से कहां से शुरू होगा? N, और ऐसे ही वो हर एक जगह जाते दिख सकता है। इसका मतलब शुरू कहां से हो पाएगा? फ्रिंज पैटर्न इसके ऊपर बिखरेगा, फ्रिंज पैटर्न। क्यों? क्योंकि इधर तो रेज आया ही नहीं ना, यहां ओनली 1 रेज प्रेजेंट, ओनली रेज फ्रॉम S इज प्रेजेंट। केवल एक ही रेज आ रहा है S से, तो यहाँ जो इतनी दूर आप देख रहे हैं, इस दूरी में केवल एक ही रेज है, केवल एक ही रेज है जो वहां आ रहा है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो देख लें। अब थोड़ा लेंथ में दिया रहेगा तो ज्योमेट्री से वो लेंथ पता चल जाएगा, जिसके ऊपर सारे पॉइंट पे फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे। लेकिन ये इस जगह फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा, जिसे ब्लू कलर के टुकड़े को दिखाया है, क्योंकि वहां तो एक ही रेज आई ना। क्लियर है ना ये? तो जहां दोनों रेज हम देखेंगे इमेज से भी, और यहाँ जो S1 S डैश है,
ये कोहेरेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही सोर्स से बने हैं। और यहाँ बांटा किसको है? ये हम लोग जो कहते थे ना, कोहेरेंट sources are found in this experiment by dividing amplitude। सर ये उस बात नहीं समझा, तो याद करो, वेव ऑन स्प्रिंग जब हमने पढ़ा तो रिफ्लेक्ट होने पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू बदल जाता था, यानी ए रिफ्लेक्टेड एंड ए इंसिडेंट में एक रिलेशन था, ए ट्रांसमिटेड एंड ए इंसिडेंट में एक रिलेशन। तो यहां पर आपने क्या किया? एम्पलीट्यूड को बांट दिया। तो कोहेरेंट सोर्स जो मिले हैं एस और एस डैश, कैसे? तो वेव फ्रंट नहीं बांटा। वेव फ्रंट तो वाईडीएससी में हमने देखे थे, 2-3 होल लेके वेव फ्रंट से 2 हमने निकाल लिए थे सोर्स। 2 वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट से 2 सोर्स निकाल लिए, वहां पर हमने वेव फ्रंट को बांटा। लेकिन यहां हमने क्या किया है? यहां हमने एम्पलीट्यूड को बांटा है। तो यदि कोई ये कहता है कि कोहेरेंट सोर्स कितने तरह से मिल सकते हैं, तो कौन से 2 तरीके हैं? या तो वेव फ्रंट बांट दो, नहीं तो एम्पलीट्यूड बांट दो। और यहाँ क्या बांटा हमने? एम्पलीट्यूड बांटा है। ये पॉइंट क्लियर? तो कोहेरेंट सोर्स कैन बी फाउंड आइदर बाय डिवाइडिंग वेव फ्रंट और बाय डिवाइडिंग एम्पलीट्यूड। तो ये चाहो तो पॉइंट आप कॉपी पे लिख लो। कौन सा पॉइंट? कि कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग पहला पॉइंट लिखिएगा बाय डिवाइडिंग वेव फ्रंट, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा बाय डिवाइडिंग एम्पलीट्यूड। बाय डिवाइडिंग वेव फ्रंट में लिखिएगा लाइक इन वाईडीएससी, और बाय डिवाइडिंग एम्पलीट्यूड में लिखिएगा लाइक Lloyd's मिरर एक्सपेरिमेंट। ये आइडिया क्लियर है कि कोहेरेंट सोर्स हमें कैसे मिलेगा? बाय डिवाइडिंग वेव फ्रंट एज इज डन इन वाईडीएससी, और दूसरा बाय डिवाइडिंग एम्पलीट्यूड एज इज डन इन Lloyd's मिरर। ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, एक आइडिया है, एक एक्सपेरिमेंट है, जिसे कहते हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट की क्या है कंसेप्ट? तो पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय थिन प्रिज्म। आप कहोगे सर प्रिज्म से भी इमेज बनाओगे? वही तो कह रहा हूं, एक कंसेप्ट समझ तो लो कि जब आप एक थिन प्रिज्म लेते हैं, थिन प्रिज्म का मतलब ए वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। अब आपने क्या किया? यहां एक सोर्स रखा ये डिस्टेंस पे, और इस सोर्स से ये रेज आते देखा। आपको पता है ना, जो रेज आएगी वो बेस की तरफ मुड़ जाएगी, और डेविएशन थिन प्रिज्म में आप ये भी जानते हैं μ-1 × a। मीन डेविएशन भी नहीं बोलते हैं, सबका डेविएशन यही मान लेते हैं, क्योंकि थिन प्रिज्म है तो डेविएशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, वो μ-1 × a। और यदि कोई दूसरा रेज आप लेंगे, इमेज बनाने के लिए तो कम से कम 2 रेज चाहिए,
तो वो भी अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़ के, मुड़ जाएगी। क्या ये राइट साइड में कहीं कट करेंगे? लग तो रहा नहीं है राइट साइड में कहीं कट करेंगे। तो किधर कट करने के चांस दिख रहे हैं आपको? पीछे बढ़ाने पे। इन दोनों रेज को जब हमने पीछे बढ़ाया तो ये किसी न किसी पॉइंट पे कट होते हमें। तो जिस पॉइंट पे ये हमें कट होते दिख रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। किसका? ये इमेज बन गया, इमेज। मतलब ये जो प्रिज्म है और इसमें ये जो डिस्टेंस देखेंगे आप, ये क्या हो जाएगा? उधर डेल्टा है तो इधर भी क्या होगा? डेल्टा। यदि ये h हाइट आप देखना चाहते हैं तो 10 डेल्टा किसके बराबर? h बाई ए। डेल्टा किसके बराबर? h बाई ए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो h किसके बराबर? a डेल्टा। h किसके बराबर? a म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। तो h हाइट ऊपर, ये इमेज बन जाता है। और h कितने के बराबर है? वो जितना डिस्टेंस पे है प्रिज्म के, जितने डिस्टेंस पे है ये सोर्स, वो a इंटू जो डेल्टा है, a डेल्टा, ये म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल है। यहाँ मैंने आपको कोई YDSC या डबल स्लिट या ऐसा कुछ नहीं दिखाया, अभी केवल बताया इमेज बनाना। अब मुझे ये बताएं आप कि यदि ऐसे प्रिज्म दो ले लिया जाए तो बाई प्रिज्म का क्या मतलब? दो प्रिज्म और दोनों के बेस चिपका दिए जाएं, तो दोनों के बेस चिपका दिए जाए, दोनों के प्रिज्म का एंगल ए एक जैसा, और इससे ए डिस्टेंस पे आपने रख दिया सोर्स और सामने डाल दिया स्क्रीन। तो मुझे पहले ये बताइए कि क्या राइट साइड स्क्रीन पे रेज एस से आते दिखेगा या S1 और S2 से आते दिखेगा? क्या उनके इमेज से आते दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो रे डायग्राम मत बनाना। अब आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ पर ये डी डिस्टेंस पे दो सोर्स हैं, सोर्स से बने ना, तो ये भी आप कहते हैं वेव फ्रंट बांट के, ये वेव फ्रंट नहीं, ये भी एम्पलीट्यूड बांट के ऐसा कुछ आपके सामने है, जो भी बांट के। फिलहाल दो सोर्स हैं जो एक ही सोर्स से बने हैं, ये दिख गया मुझे। आप अब मुझे बताइए कि स्क्रीन पर जो एक्सट्रीम आप देखेंगे, यहां वाला यहां तक आ सकता है। सर कैसे? ये इधर आया और मुड़ के उधर चला गया। और यहां तक आ सकता है, यहां आया और मुड़ के चला गया। ये वो हो गए जिसपे S2 से रेज आता दिख रहा है। और दूसरा देखिए, एक S1 से कहां तक आते दिखेगा? यहां और यहां। तो अब मुझे बताइए कि कहां से कहां तक मिलने वाला है? कहां से कहां तक मिलने वाला है फ्रिंज पैटर्न? क्या पूरे स्क्रीन पे कहीं भी, या कुछ कुछ लिमिटेशन आया? कहां से कहां तक मिलेगा दोनों? तो कॉमन एरिया कौन सा है? देखिए तो, क्या मैं कह दूं यहां से यहां तक कॉमन लेंथ? क्या यहां दोनों आएंगे? देखिए, कॉमन एरिया मतलब दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ फ्रिंज पैटर्न अवेलेबल, फ्रिंज इज अवेलेबल।
और कहानी बीटा की नहीं बदलेंगे, डी लेमडा बाई डी। सर आपने डी तो दिखाया ही नहीं। रहस्य है, पहले ये तो देख लो। इसको कह देते हैं बी। फिल्म से कितनी दूर पे स्क्रीन है, फिल्म से कितनी दूर पे है वो ए। तो अब बताओ तो डी कितना हो गया, डी हो गया ए प्लस बी। अब ये बताइए मुझे कि कितने एंगल में या कितने लेंथ में मुझे फिन मिलने वाला है। तो यहाँ भी डेल्टा और यहाँ भी डेल्टा, तो ये लेंथ हो जाएगा बी टेन डेल्टा और ये लेंथ भी हो जाएगा बी टेन डेल्टा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज ऑन स्क्रीन ये हो जाएगा ट्वाइस बी टेन डेल्टा अपॉन बीटा। बीटा है फ्रिंज का वेट और ट्वाइस डी टेन डेल्टा लेंथ पे बिखरा हुआ है फ्रिंज, बीटा से डिवाइड कर दिया। फ्रिंज वेट्स का वही कहानी रहेगा, डी लेमडा बाई डी। पोजीशन देखना हो तो फिर वही वैसे कर लेंगे, पाथ डिफरेंस S1 S2 सोर्स मान लिया और कुछ नहीं किया, सेम फेज वाले मान लिया और फिर वो वही सेंटर पे ब्राइट, फिर ऊपर बढ़ते गए, फिर वो बनता गया जो भी। रिफ्रैक्शन होने पे स्टोक्स लॉ बताता है कोई फेज चेंज नहीं होता। तो रिफ्रैक्शन में कोई लैम्डा बाई 2 ऐड करने के चक्कर में मत पड़िए। रिफ्रैक्शन होने पे लैम्डा बाई 2 का कोई गेन वेन कहीं नहीं होता, चाहे डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्शन हो चाहे रेयरल। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको स्क्रीन पे वो पोजीशन दिखे जहां फ्रिंज बनेंगे, फ्रिंज का साइज पता चला, फ्रिंज की विड्थ पता चली, आपको डी पता है, आपको कैपिटल डी पता है, आपको स्मॉल डी पता है, सारे इंफॉर्मेशन आ गए। ये है फ्रेस्नेल्स बाय फ्रिंज एक्सपेरिमेंट की सेटअप। इसका एक स्पेशल केस, तो पहले बीटा का फॉर्मूला एक बार और लिख लीजिए। डी के बदले लिखेंगे आप ए प्लस बी, कैपिटल डी के बदले, और स्मॉल डी के बदले आप लिख रहे थे 2h, h के बदले लिख रहे थे स्मॉल a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। याद करो, यहां तक चले आए। अब बीटा का जो वैल्यू है वो हो गया a प्लस बी, फिर से लिख रहा हूं डी लेमडा बाई डी, a प्लस बी लेमडा अपॉन ट्वाइस h, a प्लस बी लेमडा अपॉन ट्वाइस a डेल्टा, a प्लस बी लेमडा अपॉन ट्वाइस a म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। या इसे लिख सकते हैं हैं 1 प्लस बी बाई ए लेमडा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1 इंटू ए। यदि मैं ऐसा करूं, when source is present at infinite, that is a tends to infinity, then fringe width equals to beta equals to क्या हो गया 1 प्लस 0 लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हो गया लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यदि कभी फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में कहानी ऐसी हो जाए कि इनफाइनाइट से लाइट आ रही हो, तो इनफाइनाइट से लाइट आ रही होगी तो यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे होंगे फ्रिंज पैटर्न, उसके लिए बीटा कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये सोर्स ऑफ इनफाइनाइट, सोर्स एट इनफाइनाइट, ये वाला कंडीशन हो गया, सोर्स एट इनफाइनाइट।
तो प्लेन वेव फ्रंट होगा, रेज ऐसे परपेंडिकुलर आते दिखेंगे, चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लाइन सोर्स हो, कोई भी। और तब जो बनेगा फ्रिंज पैटर्न बनेगा भी, उसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, लैम्डा अपॉन ट्वाइस, क्योंकि यहाँ लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो मिल गया लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1 इंटू ए। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। लिमिट सिंपल, ए टेंड्स टू इनफाइनाइट। यदि आपने ये लिमिट वाला आइडिया नहीं सोचा होता और ऊपर वाले इक्वेशन में रखते तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाता, नॉन डिफाइंड। तो आप इनफाइनाइट मत रख लेना ए के बदले ऊपर वाले बीटा पर, लिमिट वाले आइडिया से काम करो, लिमिट ए टेंड्स टू इनफाइनाइट। और लिमिट निकालते वक्त हम लोग मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा, तो 1 प्लस बी बाई ए में बी बाई ए वाला तो इनफाइनाइट करके 0 हो गया, तो अपना आ गया लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1 इंटू ए। कोई कंफ्यूजन? आपके दो एक्सपेरिमेंट आए हैं, लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। दोनों में आपके कोई आइडिया ऐसा कि ये वाईडीएससी से अलग हट गए, कुछ मैंने कहा ही नहीं, मैं वाईडीएससी को बोरो कर लिया, सीधे वहां से उठा लिया बीटा डी लैम्डा बाई डी। एक इसका, ये जो एक्सपेरिमेंट दो हो गए, तीसरा एक्सपेरिमेंट एक आता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट shape of fringe pattern is circular। आपसे पहला पॉइंट यही पूछ देता है, एक्सपेरिमेंट क्या है हमें नहीं पता, नाम है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट और शेप पूछेगा तो रिंग के जैसा, फ्रिंज, शेप ऑफ रिंग, फ्रिंज will be like a ring। नहीं तो सर्कुलर कह दो, रिंग ही कह के याद रख दो, रिंग नाम है और यही पूछता है, तो इसके तो मतलब भूलने के चांस ही खत्म। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में तो कैसा होगा। और दूसरा पॉइंट पूछता है कि इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट सेंटर will be dark fringe, center will be dark fringe। अब ये कहानी तो हमने सुन ली, रिंग में शेप कैसा होगा, तो वो होगा रिंग के तरह का, और सेंटर पर क्या होगा तो डार्क। अब बारी आता है ये एक्सपेरिमेंट है तो कैसा, तो एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस देखो, क्या है ये, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और आप दूसरा एक ग्लास का प्लेट ले लो या कोई भी प्लेट ले लो, ग्लास प्लेट। तो आपको क्या यहाँ एयर दिखना शुरू हो गया इस जगह पे, अब होगा क्या, इस पे ऐसे रेज आ रही है, तो जो सेंटर पे आने वाली रेज है, एक
प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ और एक उससे निकल के एयर में आया और एयर के बगल में जो ग्लास प्लेट है उससे रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब एयर का जो पार्ट है उसके दो फेस देखो, एक अपर और एक लोअर, उनके दोनों फेस से रिफ्लेक्ट हुए लाइट। और ये लाइट रे जो बाहर आ रहे हैं, बाहर आते वक्त रिफ्रैक्शन में तो कोई फेज चेंज होना नहीं है, बाहर निकल करके आए। और यदि मैं इनमें पाथ डिफरेंस देखना चाहूं डेल्टा एक्स, तो न्यूटन सोचता था इसमें तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, जीरो। तो सेंटर पे क्या बनना चाहिए, राइट। न्यूटन ये सोचता था। तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसे मिला सेंटर पे डार्क, बेचारा दुखी हो गया। तो उसने सोचा कि कुछ मिट्टी विट्टी रह गई होगी, लाइट नहीं आई थी। एकदम बढ़िया से सफाई करके फिर से एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर से आ गई डार्क। फिर उसने साबुन लगा के धो के फिर से लगाया, फिर से आ गई डार्क। उसने सोचा कि इस पॉइंट पे कोई बात नहीं करते, न्यूटन से एक्सपेरिमेंट। अब वो बाकी सर्किल का क्या हो, सर्किल क्यों, ये तो पॉइंट मिला। मान लो कि ऐसे तुम आते देख रहे हो, एयर के एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होके गया रेस, और यहाँ एयर का दूसरे बाउंड्री से भी रिफ्लेक्ट होके गया रेस। इनमें कितने का पाथ डिफरेंस होगा वो देखो। तो ये यदि एयर का थिकनेस टी है, ध्यान से देखना, तो एक रेस टी एक्स्ट्रा आया और एक्स्ट्रा गया, तो डेल्टा एक्स कितना दिखने लगा, 2t। और केवल 2t से काम नहीं चलेगा, एक λ/2 भी ऐड करो। अरे सर ये कहां से आ गया, पहला एयर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ था, दूसरा ग्लास के प्लेट से नीचे से रिफ्लेक्ट हुआ। तो ग्लास प्लेट से जो रिफ्लेक्ट हुआ वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ, और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ तो स्टोक्स लॉ से आ गया λ/2 का पाथ डिफरेंस। अच्छा चलो, न्यूटन तो ये जानता ही नहीं था। न्यूटन ने तो देखा 2t पाथ डिफरेंस, यदि ये λ/2 का इवन मल्टीपल होगा तो यहाँ पे ब्राइट बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये सेंटर वाला पॉइंट तुम कह देते हो, सेंटर वाला पॉइंट, अरे भाग गया यार, सेंटर वाला पॉइंट कह देते हो यदि तुम लोग ओ, तो ओ से कुछ डिस्टेंस पे यहां तुमने टी देखे, तो ऐसे चारों तरफ जाओगे तो टी होगा ना, ये 3D है ना। तो ऊपर में यदि यहाँ ब्राइट बना तो ब्राइट इसके चारों तरफ ये 3 डायमेंशन में बनेगा ना, कैसा बन जाएगा, एयर का टी थिकनेस बहुत जगह है ना, उस वो पॉइंट के चारों तरफ होगा ना एक खास डिस्टेंस पे। तो जो ऊपर वाला वो पॉइंट जहां आप देख रहे हो ब्राइट, वो सर्कुलर फ्रिंज बना लेगा। अब न्यूटन के बाद आया स्टोक्स लॉ, अब तुम अप्लाई करो। जो सेंटर वाला हम देख रहे थे उस पे ज्योमेट्री का पाथ डिफरेंस तो 0 था, लेकिन एक स्टोक्स का पाथ डिफरेंस आया ना λ/2, तो उसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल डार्क, सेंट्रल डार्क, क्योंकि पाथ डिफरेंस सेंटर पे आ गया λ/2। λ/2 क्यों, ये समझ में आया सेंटर पे। स्टोक्स को, ये स्टोक्स लॉ न्यूटन के आने से पहले स्टोक्स ने दे दिया, न्यूटन के आने के बाद दिया। न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मेरा डार्क यहाँ क्यों बन रहा है, रिंग बन रहा है, ये तक ठीक था। सेंट्रल डार्क बना तो वो तो यही सोच रहा था मिट्टी विट्टी रह गई, मैंने ठीक से साफ नहीं किया। अब स्टोक्स के लॉ के साथ आप देखो तो सेंटर तो डार्क बनेगा ही बनेगा, आप कितनी भी सफाई करो। ये बात समझ में आई। तो यहाँ एक आइडिया छुपा है, एयर का जो है उस दो सरफेस, जो एयर कैप्चर्ड कहाँ पे है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और नीचे वाले प्लेट के बीच, उनके दो सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रेज हुए उनमें जो इंटरफेरेंस हुआ, उनसे जो बन रहा है पैटर्न, वो है एक्सपेरिमेंट करने वाला फ्रिंज पैटर्न। और ये कैसा बन रहा है, रिंग। इसमें लगा रहे हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है 30 सालों में या 20 सालों में अभी कहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन ये है कि इंफॉर्मेशन तो है, किताबों में दिख रहा है, तो चलो इंफॉर्मेशन हम भी कलेक्ट कर लेते हैं।
सेंट्रल ब्राइट का, सेंट्रल डार्क का आइडिया मिल गया। और दूसरा कैसा शेप होगा, रिंग। एक होता है फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू interference of reflected rays from two surfaces of air wedge will be a straight line। कंसेप्ट की तरह इसे भी सेट कर दो, ये पूछा जा चुका है कहीं। स्ट्रेट लाइन। अब इनकी कहानी क्या है कि आप ये एक प्लेट ले लो और दूसरा प्लेट ये ले लो, और मुझे ये बताओ कि यहाँ एयर दिख रहा कैप्चर्ड या नहीं। और ये इसे ही कहेंगे एयर वेज। ऐसे रहता था तो उसे वेज कहते थे ना, तो ऐसे ही यहाँ हो गया एयर वेज। तो एयर का वेज कैसे बनाओगे, एयर को कैप्चर करो दो प्लेट के बीच, वेज बन गया। अब यदि एयर वेज बन गया तो यहाँ जो रेज आ रही होंगी, फिर से देखिए, ऐसे ही रेज आते देख रहे हैं, मान लो थिन प्लेट है, तो यहाँ दो सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात करता हूं, एक तो एयर वेज के ऊपर वाले सरफेस और एक नीचे वाले सरफेस। इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे आप? यदि टी थिकनेस ये गया और टी थिकनेस आया तो 2t तो ये लिखोगे ही, प्लस λ/2। तो ये यदि λ/2 का ऑड मल्टीपल हो जाए पाथ डिफरेंस टोटल, तो वहां ब्राइट बनेगा। अब इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखो कि प्लेट तो ऐसे इंक्लाइंड होगा ना थोड़ा सा, दूसरा प्लेट ऐसे होगा, तो टी थिकनेस आपको यदि यहां दिख रहा है तो टी थिकनेस इस लाइन पे हर एक जगह दिखेगा ना। तो ये यदि ब्राइट है तो हर एक जगह ब्राइट बनेगा। वैसे ही किसी जगह डार्क बनना है तो डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनना है ब्राइट बनेगा। फ्रिंज पैटर्न कैसा दिखने लगेगा? स्ट्रेट लाइन। फ्रिंज पैटर्न कैसा दिखेगा? तो केवल इतना फील करना, कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन। कितने ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, मान लो ये पूछ दिया, तो सबसे किनारे वाले थिकनेस को देखो T0, और ट्वाइस T0 प्लस λ/2 को चेक कर लो। यदि वो हो गया 3.25 लैम्डा, तो 3.25 लैम्डा यहां हो गया, तो उससे पहले कहीं भी होगा 3 लैम्डा, उससे पहले कहीं होगा 2.5 लैम्डा, उससे पहले कहीं होगा 0.5, ऐसे ही देखोगे ना। तो जब वो 3 लैम्डा तुम्हें दिख गया, 3.5 लैम्डा दिख गया, मान 3.25 किनारे वाला, वहां तो कुछ नहीं, उससे पहले पहला मिलेगा ब्राइट जहां पाथ डिफरेंस हुआ होगा 3 लैम्डा, एक 2 लैम्डा पे मिलेगा और एक लैम्डा पे मिलेगा, जीरो कहीं होना नहीं है, शुरू वाला भी λ/2 तो होगा ही होगा 0.5 लैम्डा। तो आपके कितने हो गए? 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा, 3 ऐसे मिले मुझे पोजीशन जहां बन जाएगा ब्राइट फ्रिंज। क्या ये आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कि किनारे वाले एक्सट्रीम वाले को चेक कर लो तो वो कितना दे रहा है। ये 2t λ/2 यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव वैल्यू ये चेक कर। यदि ये 3.25 लैम्डा हो गया तो टोटल ब्राइट कितने बनने वाले हैं? टोटल ब्राइट बनने वाले हैं 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा, यही 3, जीरो नहीं होगा कहीं। तो ऐसे एक्सरसाइज 2 में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडवांस में जाएगा यदि जाएगा।
फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा ये मेंस में पूछेगा, यदि पूछेगा तो ये स्ट्रेट लाइन। और एडवांस बताओ कितने ब्राइट, बताओ कितने डार्क, तो वहां आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या यहाँ तक का आइडिया मैं ये मान के चलूं कि ओके है? क्या नया आइडिया और दूं या नहीं दूं? नहीं, आइडिया नया देना, क्वेश्चन नहीं, आइडिया नया। लगता है शुभ मुहूर्त है, यहां तक समझ में आया तो आगे भी आएगा। तो टर्म आता है आगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ये बताओ पानी के ऊपर यदि तेल वेल बिखरा हो और सन रेज उस पे आए, कलरफुल दिखने लगता है या नहीं? कलर बिखेरता कौन है? चित्रकारी करते हो जाके वहां, कौन बिखेर रहा है? ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ध्यान से देखो। ये मैंने माने ये रेज ऐसे आ रही है, ये टी थिकनेस का थिन फिल्म है, थिन फिल्म म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। ये यहाँ एयर, यहाँ भी एयर। जैसे सोप बबल मान लो, सोप बबल को भी यदि कभी धूप में आप देखो ढंग से, कई बार वो कलरफुल दिखता है। तो वो थिन फिल्म हुआ जिसके भीतर भी एयर बाहर भी एयर, एक फिल्म म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो उस पे जब रेज आ रही है तो एक ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया और एक नीचे पहुंचा और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके बाहर आया। तो नीचे जो आया टी नीचे आया भी और टी ऊपर गया भी, ठीक ना? तो इसको कितने का एडवांटेज मिला? 2t म्यू। और लैम्डा बाय 2 इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये एयर है, एयर से रिफ्लेक्शन हुआ तो एयर से रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन आपके मन में लैम्डा बाय 2 आया तो अच्छी बात है, देखो लैम्डा बाय 2 का एडवांटेज मिलेगा तो जरूर। अब ये अलग बात है वो मिला किसको? पहले वाले को। पहले वाले को क्यों मिला? क्योंकि पहले वाला एयर से रे जाके थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होके गई। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना आया? आपसे पूछता है कि फाइंड मिनिमम थिकनेस, थिकनेस T so that upper surface is observed bright red। रेड कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो यदि रेड कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो अपर सरफेस कैसा दिखने लगेगा? ब्राइट रेड। और इसके लिए टी का मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो हम क्या देखेंगे? डेल्टा एक्स यदि 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स 0, इसका मतलब लेमडा जो रेड का है बाई 2 ये किसके बराबर हो जाए? 2t म्यू के बराबर हो जाए, तभी तो डेल्टा एक्स नेट 0 होगा। एक को लेमडा बाई 2 का एडवांटेज मिला और एक को 2t इंटू म्यू का एडवांटेज मिला, ज्योमेट्री और ऑप्टिकल। तो आप किसके बराबर कर दोगे? टी का वैल्यू लेमडा रेड बाई 4 म्यू। यदि ऐसा है वो जो सरफेस है वहां जहां ऐसा थिकनेस है वहां रेड कलर दिखेगा, चमकीला वो सब सरफेस दिखेगा।
ये अपर सरफेस से ऊपर से जब हम देख रहे हैं, और यदि नीचे से देखेंगे तो नीचे जो दो रेज आएंगे उनके हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, तो उसके चांस कम मिलते हैं, ज्यादा ये मिलता है। और ये भी किसके लिए है? नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए। नॉर्मली यदि रेज आ रही है तभी तो टूटी, यदि किसी एंगल पे आएंगे तो फिर थोड़ा लफड़ा होगा, पूछा नहीं जाता, लेकिन उसे भी देखेंगे। फिलहाल नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ये क्लियर है। यदि मुझे डार्क हो उसके लिए कोई कंडीशन पूछे तो वही काम करेंगे, डेल्टा एक्स नेट लिख लेंगे। डेल्टा एक्स नेट यदि मुझे लिखना पड़ता तो डेल्टा एक्स नेट लिखते कैसे? 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। माइनस यहाँ क्यों किया ये बताओ? क्योंकि दोनों के अलग अलग के एडवांटेज हैं, एक को मिला है 2 टी म्यू और दूसरे को मिला है लैम्डा बाई 2। तो नेट कोई तो एक बड़ा होगा, तो 2 टी म्यू माइनस लैम्डा बाई 2 मैंने कर लिया, उसको वो कहलाएगा डेल्टा एक्स नेट। ये बात समझ में आई? एक के पास एडवांटेज है 2 म्यू टी का और दूसरे के पास एडवांटेज है लैम्डा बाई 2 का, तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या बोलोगे? हाँ, ये दोनों एडवांटेज यदि एक ही को मिला रहता तो प्लस करके बोलते, और ये अलग अलग को मिला है तो सब्सट्रैक्ट करो तब बोलो। ये सोचो, आपने एक लेंस देखा, पता चला कोई चश्मा आप खरीद के लाते हैं और आप अपने आंखों पे लगाते हैं, धूप में निकलते हैं, तो सामने वाले को आपके आंखों के चश्मे का कलर रेड दिखाई देता है। रेड क्यों दिखाई देता है? तो उसके सरफेस पे एक लेयर दिया गया है थिन, जिस लेयर से जब इंटरफेरेंस होता है तो सरफेस से रिफ्लेक्टेड रेज का, तो वो रेड के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, तो जिसके कारण वो रेड दिखता है। ऐसे यदि वो सेटिंग किया जाए, लैम्डा तो हर एक कलर का अलग अलग है ना, यदि ब्लू कलर के लिए किया जाए सेटिंग तो ब्लू दिखेगा। तो यहाँ कहानी है कि ये एक लेंस है, और लेंस है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और इसके ऊपर में आपने एक लेयर दिया है, कोटिंग की है। कोटिंग की है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डैश 1.2, और ये कोटिंग ट्रांसपेरेंट कोटिंग है। और ये सामने से रेज आई, दो सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, एक इसी सरफेस से और एक भीतर जाके वापस आते। मुझे ये बताइए, ये जो थिकनेस लिया गया है वो थिकनेस तो टी ही लिया है कोटिंग का, बताइए तो पहले को कितना का एडवांटेज मिला? पहले जो सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये एयर था और वहां 1.2 था। और दूसरे को कितने का एडवांटेज मिला? लैम्डा बाई 2, क्योंकि वो भी 1.5 वाले से रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1.2 से गया और 1.5 से रिफ्लेक्ट होके आया, तो लैम्डा बाई 2 का एडवांटेज उससे भी मिला, और साथ में 2t इंटू म्यू डैश। तो यदि मुझे नेट पाथ डिफरेंस लिखना पड़े डेल्टा एक्स नेट, तो मैं क्या लिखूंगा? 2t म्यू डैश प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, या 2t म्यू डैश। और कहानी वही रहेगी, डेल्टा एक्स नेट ये आया 2t म्यू डैश, और ये जो है यदि बराबर आ जाता है 2n लैम्डा बाई 2 फॉर ब्राइट, और 2t म्यू डैश यदि बराबर आ जाता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर डार्क। जिस कलर के लिए आप कंस्ट्रक्टिव देखना चाहते हैं उसके लिए 2n लैम्डा बाई 2 से बराबर कर दो, और जिस कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव देखना चाहते हैं 1 मल्टीपल कर दो लैम्डा बाई 2 उससे बराबर। यहाँ लैम्डा बाई 2 दो जगह देखना पड़ा, क्या ये बात समझ में आई आपको? आप यदि इसमें मिस करते हो मतलब स्टोक्स लॉ नहीं आता, बाकी कोई ऐसा खास पॉइंट तो है नहीं, और YDSC वाला ही कहानी आगे बढ़ा दे रहे हो,
कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव, ऑड मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव, कोई एज सच एक्स्ट्रा काम नहीं है यहाँ। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। यदि आपसे ये कहा जाता कि ऑब्जर्वर यहाँ है और ये है थिन फिल्म और इंसिडेंट रे ऐसे है और थिकनेस है ये टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर से कैसा दिखेगा ये फिल्म, किस कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव, किस कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव, तो ये रेज आते देखते हो। एक तो सीधे चली आई, क्या इसमें कुछ चेंज हुआ होगा? इसमें तो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है ही नहीं, तो लैम्डा बाई 2 का पंगा नहीं लेना। यहां तक तो ये कॉमन पाथ है। एक रेज ऊपर गया और फिर मुड़ करके रिफ्लेक्ट होके बाहर आया और फिर बाहर आया, तो ये टी गया होगा और ये टी आया होगा। इसको कितने का एडवांटेज मिला? कितने का एडवांटेज? टी ऊपर गया और टी आया, उस पहले तक तो सेम ही है। और अब यदि पाथ डिफरेंस देखें तो डेल्टा एक्स नेट तो यही हो गया 2t। सर वो जो लैम्डा बाई 2 का पंगा था वो दो कहीं नहीं लैम्डा बाई 2 हुआ, क्योंकि दोनों जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है एरर मीडियम से। पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ तब भी एयर से रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरी बार रिफ्लेक्शन तो भी एयर से, तो लैम्डा बाई 2 कहीं नहीं है। और अब आप यदि ब्राइट देखना चाहते हो, यदि 2n लैम्डा बाई 2 ये हो जाए तो ब्राइट, यदि 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाए तो डार्क। इधर से वो किस कलर के लिए ब्राइट देखना है उसका लैम्डा लेकर के ब्राइट वाला कंडीशन को जस्टिफाई कर दो, टी निकल आए। इसमें लैम्डा बाई 2 कहीं नहीं आ रहा। और ये थोड़ा, यदि ये टी थिकनेस होता, एक तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया रेस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, और एक ये रिफ्रैक्टेड हुआ और फिर रिफ्लेक्टेड हुआ और फिर रिफ्रैक्टेड हुआ, और फिर इन दोनों के इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस हम देख रहे थे, डेल्टा एक्स नेट। और ये थोड़े मेहनत करके निकल करके आता है, डेल्टा एक्स नेट इक्वल्स टू 2t cos r इंटू म्यू, 2t cos r इंटू म्यू। और स्नेल्स लॉ आप क्या जानते हैं? स्नेल्स लॉ जानते हैं 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, 2t cos r इंटू म्यू। और ये चेक कर लेते हैं, ये यदि लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है और या लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, इसके बेसिस पे ब्राइट डार्क डिसाइड करते हैं। इसे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा आपके लिए। यहाँ से ले लेते हैं कि ये इंक्लाइन यदि किसी एंगल पे आता है, पहले स्नेल्स लॉ से एंगल आर पता करेंगे, फिर प्लस 2t cos r इंटू म्यू, ये आ जाएगा नेट पाथ डिफरेंस। और फिर उसको देखेंगे कि 2n लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है ब्राइट डार्क सोचने के लिए। थैंक यू। आज के लिए मात्र इतना।